हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरम स्टडी पॉइंट में। आज हम नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपका ये क्लास 8 का पॉलिटी है, जो SCERT BTVC का। तो यहाँ से हम जो भी पढ़ने वाले पॉइंट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप जान रहे हैं। पहला जो अध्याय है इसमें आपका भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान तो आप जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ही जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। VVI, यह जो है VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक एक जो है पॉइंट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और जल्द ही ये चैप्टर जितने भी 8 क्लास के हम आज और कल में ख़त्म कर देंगे। आज और कल में हम इसको समाप्त करने वाले हैं, और इसके बाद हम आपका 9 शुरू करेंगे, और जो 7 का बचा हुआ है साइंस वो भी शुरू होगा। एक एक चैप्टर, दो चैप्टर वो भी चलेगा, और जो है साइंस भी चलेगा। तो धड़फड़ाइए नहीं, हम जो है आपको बोला है कि इस मंथ हम पूरा करेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो संविधान, संविधान क्या और क्यों, तो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप शायद, और देखिएगा यहाँ पर विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक और अध्यापिकाएं होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हो, परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए निश्चित उम्र और समय का होना, हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना, प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं का होना, तथा एक प्रधान शिक्षक का होना जिस पर पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है। विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें क्या है? तो इसमें है जो 6 से 14 वर्ष के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश जो है देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 1 से लेकर मतलब 8वीं तक यहाँ पर विद्यालय होना जरूरी है। पहला यहाँ पर आपका है कि आपने क्या जो है आप अपने जो है विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए, और आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती है उनसे चर्चा कीजिए और सूची बनाइए, और ज़रा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय में प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सारे बातों को तो आप जानते भी हैं कि आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं। तो आप 6 बजे जाते हैं, सुबह का स्कूल होता है, 6:30 बजे पहुंचना है, प्रार्थना है, और हर जो है पीरियड जो है उसमें आपको पढ़ना है। जितना समय दिया जाता है आपको, उस हिसाब से आप क्या करते हैं, उस हिसाब से आप अपना नियम मतलब उस नियम के हिसाब से आप चलते हैं, और वही नियम जो है होता है आपको और टीचर सभी इसका पालन भी करते हैं। हर जो है सब्जेक्ट के लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं, और आप जानते हैं कि क्लास में एक मॉनिटर भी होता है, उसके भी लिए नियम होता है। जैसे कि क्या कोई बदमाशी कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है, टीचर अगर नहीं आ रहे हैं तो मॉनिटर क्लास को संभालता है, कुछ देर तक जो है वो कार्य करता है,
और बहुत कुछ बातें हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर जाइएगा स्कूल मतलब क्लास से, तो टीचर से इजाज़त लेकर जाएंगे, स्कूल को साफ रखेंगे, गंदा नहीं करेंगे, अध्यापक टीचर के साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। ये सारे जो हैं नियम बच्चों पर जो स्कूल में आते हैं उनके लिए। और यहाँ पर और आप बहुत कुछ बातें जो हैं बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन में है, आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती है, उनसे चर्चा कीजिए और सोचिए। तो देखिए, आप जो है देखते होंगे कि टीचर या शिक्षिका आती हैं, हर जो है जब क्लास शुरू होता है तो 5-6 पीरियड में, हर पीरियड में है जो है हर टीचर अपना अपना जो भी सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को लेकर प्रस्तुति यहाँ पर कहिए पढ़ाते हैं, और हर संभव कोशिश करते हैं कि जब एग्ज़ाम हो, जैसे कि 3 माह, 6 माह, 9 माह ऐसे करके एग्ज़ाम जो होता है, वार्षिक होता है, तो उस पीरियड में जितना तक हमको पढ़ाना है वो हर संभव कोशिश करते हैं कि इसकी हम पूरी तरह से कवर करवाएं। ये तो पढ़ाने की बात हुई। और शासन प्रशासन की बात करें तो बच्चों को कैसे शांत रखा जाए, बच्चों को कैसे जो है हम वैसा ज्ञान दें जो बच्चे अनुशासित रहे, ये सब सारे जो है तैयारियां की जाती है और विद्यालयों में ये सारे नियम होते हैं। और देखेंगे तीसरा, जो कि आपको बताना है कि ज़रा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय में प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने की किन किन समस्याएं। देखिए, प्रधान जो टीचर होता है उसको बहुत सारी समस्याएं होती है, कागजी काम करते करते बहुत परेशानी रहती है। अनुशासन विद्यालय को कैसे चलाना है, कैसे टीचर मैनेज करने हैं, किनको कब पीरियड दिया जाएगा, अध्यापन कार्य किस तरह से चलेगा, हाजिरी की उपस्थिति, भोजन, आजकल तो मध्यमा भोजन है, कितने बच्चे आए हैं, कितना को भोजन मिलेगा, ये सारी चर्चाएं, आर्थिक गतिविधि, इन सब पर जो है योजनाएं, बहुत कुछ जो है प्रधान अध्यापक के समक्ष रहता है और वह हर कार्य को जो है करने की कोशिश करते हैं। अपने विद्यालय को किस तरह से प्रतिष्ठित करें, अपने विद्यालय को कैसे आगे बढ़ाएं, सही जो है रूप रेखा, सही प्रचार प्रसार, मतलब कि ऐसा प्रचार प्रसार जो हमारे बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से हमारे बच्चे जो हैं टॉप कर रहे हैं, इस प्रकार का। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे, आगे कुछ और है। चलिए, अब यहाँ पर कि अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियमों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इन नियमों का समूह जो है, इन नियमों का ही समूह संविधान कहलाता है। इन नियमों का समूह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। आप बाइक चला रहे हैं तो क्या है? कानून है, नियम है। तो आपको हेलमेट कहता है पहनने के लिए। आप कार चला रहे हैं, आपको सीट बेल्ट कहता है लगाने के लिए। आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप लाल बत्ती, ग्रीन बत्ती, ये सब देख कर चलेंगे। ये क्या है? यही तो नियम है। और यही नियमों का समूह क्या कहलाता है? कानून कहलाता है। यानी कि नियमों का समूह ही जो है संविधान कहलाता है। ये समझिए, नियमों का जो है समूह ही संविधान कहलाता है। यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपने वर्ग में अलग अलग समूह में जो है चर्चा कीजिए और उसकी मुख्य बातों पर चार्ट पेपर पर लिखकर अपनी कक्षा को सजाइए। इसके लिए पहले आपको कई स्रोत जैसे कि अखबार, इंटरनेट या अपने शिक्षकों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर एक दो बात ऊपर में जो बताई गई है उसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि 2009 जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये बुनियादी कानून है, जिसके आधार पर विद्यालयों के कई जो हैं नियम बनाए गए हैं, जैसे कि 6 से 14 वर्ष के लड़के हो या लड़कियां, सभी को विद्यालय में प्रवेश करवाना है, इसमें मना नहीं कर सकते। सभी का शिक्षा क्या है? अनिवार्य है। प्रत्येक 3 किलोमीटर में जो है यहाँ पर आपको कक्षा 8 तक की पढ़ाई
सरकारी स्कूल में होना अनिवार्य आवश्यक है और साथ ही साथ आपको इस अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र एवं शिक्षिका का अनुपात 30:1 होना चाहिए। ये सारे जो हैं इसके नियम हैं। हमने यहाँ पर कुछ बातें आपसे चर्चा कर ली। चलिए अब हम आगे चलेंगे। लिखा गया कि पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों का छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है? तो 30:1। 30:1 होना चाहिए। भारतीय संविधान हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। ये आपको जानना है। जो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। कितने देशों से जो है लिया गया? बहुत सारे शब्द जो है बहुत सारे देशों से लिए गए हैं। और यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। ये भारतीय संविधान, ये आप इनके बारे में जानते हैं। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता कि देश के शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए। समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो। अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके। उनके झगड़े के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले। और यहाँ पर देखिए कि दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन से कानून बनाएंगे। और दूसरा है कि यह तो हो गई कानून बनाने की बात। अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन, आप पहला क्वेश्चन का जवाब सुनिएगा कि नहरवाल इलाके के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहे, इसके लिए कुछ बुनियादी नियम बनाने होंगे। यही नियम होंगे जो कि एक सभ्य समाज का होता है, यानी कि सभी लोग अपने इलाके के लिए सफाई का ख्याल, कूड़ा उचित जगह पर, यातायात का नियम पालन करेंगे। आवश्यकता के अनुसार देर जो है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी की जो है सहायता करेंगे। यहाँ पर याद रखना कि स्त्रियों का इज्जत करेंगे। नहरवाल इलाके की एक पंचायत होगी, उसके जो है मतभेद जो होते हैं उसको हम छोड़ेंगे। जो आप जानते हैं कि बहुत सारे रंग भेद भी अब तो ना के बराबर कुछ भी अभी भी आपको देखने को मिलता होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को हम ख्याल में रखते हुए, हम योग्यता के अनुसार, योग्यता जैसी योग्यता वैसी जो है काम, इस प्रकार के काम जैसा जिसका मेहनत उस प्रकार का उसका वैसा काम, ऐसी जो है व्यवस्थाएं हम लाएंगे, ऐसा कानून हम बनाएंगे। यहाँ पर मुंह देखा जो होता है नौकरी, मुंह देखे काम, ऐसे नहीं। आप जानते हैं ना कि अब जो है हर कंपटीशन एग्जाम के द्वारा नौकरी दी जाती है, लेकिन पहले जानते हैं कि ये उसके सेठ साहब हैं, वो उसके हैं, ऐसे करके पाठ पर्चे से द्वारा जो है कोई उसमें योग्यता नहीं है, लेकिन वो क्या बन गए, तो सेठ बन जाते हैं, सरकारी अफसर बन जाते हैं। ऐसी पहले घटनाएं होती थी, लेकिन अब ऐसी बातें नहीं हो, इसके लिए हम कानून बनाएं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यह हो गई कानून बनाने की बात।
अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानून को कैसे लागू किया जाए। आप जानते हैं कि एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, एक 3 पालिकाएँ हैं, उसमें हम आपको बता रहे हैं। और तीनों पालिकाओं में से एक न्यायपालिका है, जो न्याय की अगर कुछ कानून में गड़बड़ी है, तो उसको भी देखती है, जो सरकार कानून बनाती है। एक आप ये हम तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक न्यायपालिका है, एक व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका है। कार्यपालिका का क्या काम है? तो जो है व्यवस्थापिका बनाती है, कानून बनाती है, जो सरकार कानून बना कार्यपालिका लागू करती है। वो जनता तक काम पहुँचाती है। तो ये जानते हैं आप, तो कानून लाने का काम किसका है? तो विधायिका का है। और ये जानते हैं, और कानून जब विधायिका लाएगी, तो नहर वाले इलाके जो भी हैं, जो भी जगह का नाम ले लीजिए, तो उसमें कानूनों को लागू करने का काम वहाँ के संगठित पंचायत होंगे, नागरिक समिति होगी, कार्यपालिका जो कि उस काम को लागू करती है। जैसे कि डीएम हो गया, नगर निगम में आपको नगर आयुक्त हो जाते हैं। ये सारे आपको नगर ये सब किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। तो ये सारे 5 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे राजू, आज तुम्हारी औरत काम करने नहीं आई। राजू क्या बोलता है? आज उसकी तबीयत बहुत खराब है मालिक। यहाँ पर दूसरा बात कि तो तुमने अपनी बेटी मुन्नी को क्यों नहीं भेजा? घर में बहुत बर्तन पड़े हुए हैं। तो राजू बोलता है, वो सलरा बहन के घर पढ़ने गई है। तो मालिक क्या बोलता है, क्यों? फिर यह काम कौन करेगा? जाओ, उसे तुरंत बुलाकर ले आओ। एक दिन नहीं पढ़ेगी तो क्या उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा? मतलब एक दिन नहीं पढ़ेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब राजू क्या सोचता है? कुछ देर में राजू हाँफते हुए लौटता है और कहता है, मालिक, सलरा बहन जी ने मुझे कहा है कि अगर तुम मुन्नी को पढ़ाई छुड़वाकर उसे काम करवाओगे तो मैं तुम्हें रपट कर दूंगी। अब यहाँ पर जानते हैं, काम करवाना बच्चे का कानूनन अपराध है। ये तो आप जानते भी हैं। चलिए यहाँ पर अब देखेंगे कि प्रश्नों का कुछ उत्तर हम देंगे आधार पर। यहाँ पर पहला है, सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया? तो क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि मुन्नी अभी बच्ची है और बच्ची को मजदूरी कराना क्या है? कानूनन अपराध है। और कानूनन अपराध यहाँ पर रपट लिखवाकर, तो यहाँ पर मुन्ना जी को क्या होता, जो यहाँ पर मालिक के भी यहाँ पर रपट लिखवा दिए जाते, मालिक पर भी। तो इसलिए ये जाने नहीं देते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा है कि आपको ये भी बता दें कि बच्चों का पढ़ना क्या है? तो मूलभूत अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ना। और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसी घटना देखी है। तो ऐसी घटना आपको बहुत सारे मिलते हैं। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि बच्चियां स्कूल नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि स्कूल दूर है। लड़के स्कूल जा रहे हैं, लेकिन लड़कियां दूर स्कूल पढ़ने नहीं जा रही है। ये बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं कि लड़कियां घर के काम करेंगी, लड़के घर के काम नहीं करते। बहुत सारे काम आपको ऐसे भी मिलते हैं जो लड़कियां काम घर में करते करते परेशान रहती है, थक जाती है, लेकिन लड़के क्या होते हैं? कोढ़िया होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़कियों वाली काम है, लड़के इसको नहीं करेंगे। ऐसी घटनाएं आपको बहुत सारे मिलते हैं। चलिए यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। लिखा गया कि और हर काम के लिए उचित मेहनताना मिले। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाके के लिए एक मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाए, तो अगले पृष्ठ में दी गई बातों पर आप कैसे तय करेंगे? हम उसकी बातों को भी हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अपने घर को भी चलाने के लिए आपको नियम की आवश्यकता पड़ती है। उसीलिए आप तो जानते हैं कि देश को चलाने के लिए भी नियम की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश ने संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है।
यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों की अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में क्या मतलब उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है कि नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़ेंगे और शिक्षिका की मदद से यह पता लगाएंगे कि इन घटनाओं के शिकार लोगों की भारतीय संविधान में कैसे मदद करता है। दहेज के लिए विवाहितों को जला देना, इसके लिए कानून बना है। क्या है? इसके लिए भी कानून बना है। दहेज हत्या करने और दहेज के लिए बहू पर अत्याचार करने के लिए लड़कों वालों पर जो है खिलाफ सख्त जो है सजा और कठोर से कठोर कारावास, जुर्माना इत्यादि जो है कानून बनाए गए हैं इसके। दूसरा है क्वेश्चन कि 10 वर्ष के बच्चों को चाय की दुकान पर काम करना, ये बाल मजदूरी है। ये क्या है? बाल मजदूरी है। और जब बाल मजदूरी होगा तो इसमें भी कारावास होते हैं, इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। तीसरा देखेंगे, बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना, ये क्या है? ऐसे पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भारतीय संविधान में कड़ी सजा की प्रावधान है। अगर कोई बिना कारण बताए 24 घंटा से अधिक किसी नागरिक को आप रख लेते हैं तो ये पुलिस कर्मचारी जो पुलिस चौकी के हैं उस पर संविधान के अनुसार जो है कड़ी सजा का प्रावधान है। चौथा देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना, ये भी अब क्या है? ये भी अब जो है कानून बनाया गया है। भारतीय संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। जो भी व्यक्ति या संस्था उसकी समानता के अधिकार के खिलाफ खिलवाड़ करती है तो उसके खिलाफ जो है संविधान की सजा, संविधान के रूप में जो संविधान में वर्णित है उसको सजा का जो है प्रावधान है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन कि सरकार द्वारा किसानों की जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए जब्त कर लेना, तब क्या करेगा? जो किसान होगा वो न्यायपालिका जाएगा, वहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ मुकदमा करेगा और न्यायपालिका उचित मामला को देखेगी। अगर सरकार को मतलब कि न्यायपालिका को लगता है कि ये सरकार के द्वारा किया गया जब्ती यह गलत है तो सरकार को क्या कर आदेश देगी तो जमीन वापस कर दिया जाए या आप उसको जुर्माना भरिए, जो उचित मूल्य है वो दीजिए लेकर। ठीक है। दूसरा देखेंगे आगे कि संविधान किसे कहते हैं। ऊपर आपने अभी तक पढ़ा है कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत इकाइयों एवं कानूनों की जरूरत पड़ती है उसे हम संविधान कहते हैं। जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों को चलाने के लिए देश में जरूरत पड़ती है उसको हम आप संविधान कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे बुनियादी नियम क्या होते हैं। जो आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार, नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार व कर्तव्य से जुड़े नियमों को हम बुनियादी नियम कहते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि शिक्षा का अधिकार, नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार व कर्तव्य से जुड़े नियमों को हम क्या कहते हैं? बुनियादी नियम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। तो आप जानते हैं कि आप किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो आपको मिनिमम जो है फ्री तो ऐसे दवाई दी जाती है, फ्री ऑपरेशन भी किया जाता है। 2 रुपये 5 रुपये की मात्र फीस पे यहाँ पर चिकित्सा परामर्श दी जाती है, टीकाकरण दिया जाता है, जांच की, दवा की सुविधा, ये सब सारी सुविधाएं जो है बुनियादी सुविधाएं हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाइए जो आपके विद्यालयों में दी जाती है। जैसे कि मुफ्त जो है आपको पुस्तक का वितरण किया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, दोपहर का भोजन दिया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है, साइकिल आपको मिलता है। ये सारे जो हैं क्या है? सरकार के द्वारा और विद्यालय जो है अपने विद्यालय के द्वारा दी जाने वाले सरकारी सुविधाओं की ये सारी की सारी सूचियाँ हैं जो आप लेकर आए हैं और जो है आप देखते भी अपने परिवार में। चलिए यहाँ पर आगे देखेंगे कि संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है जो समाज के राजनीतिक पहलुओं को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है जिससे सभी लोगों का, खास तौर पर समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास हो सके। जैसे अनुसूचित जाति,
तथा जनजाति लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन योजना इत्यादि। अब यहाँ पर देखेंगे संविधान जो है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। लिखा गया है कि यहाँ पर अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अध्याय के इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानने की प्रयास करेंगे कि वे कौन कौन से ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ है, यह प्रभावशाली है या नहीं, उस देश में रहने वाले लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, ये देख सकते हैं ना, संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए जवाहरलाल नेहरू। ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उसमें शामिल किया गया या नहीं, उस देश के विभिन्न वर्गों व समाजों के हितों को ध्यान में रखा गया है या नहीं। सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे और उसे बनाने की प्रक्रिया में उस देश के सभी वर्गों के लोग शामिल हो पाए थे या नहीं। तो ये देखेंगे। अब देखिए, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका पहले नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के कहने पर कांग्रेस लगाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीय को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिए हैं, वे अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा सकते, जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार। ये सब जो है मांग उठाए गए। हम ऊपर अब क्वेश्चन करेंगे। हम जो है सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, एक भी पॉइंट जो है हम नहीं छोड़ने वाले। ये देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये देख सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करना। ये दोनों दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो दृश्य थे। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपकी अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच? तो आपने देखा कि कैसी पृष्ठभूमि आपको यहाँ पर दिखाई देती है, कि चित्रों से पता चलता है कि कैसे बर्बरतापूर्वक यहाँ पर कब्जा जमाए हुए सरकार धन लूटने के लिए, भारत को लूटने के लिए ना जाने क्या से क्या किया, अपने इरादों, अपने व्यापार और अपनी जो है संस्कृति को, मतलब अपनी सब कुछ यहाँ पर थोपने को तैयार थी। अंग्रेजी लाया, अंग्रेजी को यहाँ पर थोपा गया, एक कानून बनाया गया। और यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है, तो बिना कानून, बिना दलील, रॉलेट एक्ट, यहाँ पर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके कारण होता है। किस लोग को गिरफ्तार किया गया, संविधान यहाँ पर जो है सभाई की जा रही थी और बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे यहाँ पर जो है गोलियां बरसाने शुरू हो जाती है। जनरल डायर यहाँ उस समय जो है अधिकारी था। और दूसरा देखते हैं कि नील की खेती, जो कि चंपारण में गांधी के द्वारा सबसे पहला जो यहाँ पर सत्याग्रह, यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में होता है, ये हमने पढ़ा है। 3 कट्ठिया पद्धति, जबरन खेती करना, 3 कट्ठे पे आपको करना ही है, करना है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको खेती नील का करना ही करना है। मजबूर, यहाँ पर मजबूरी, सब कुछ आप समझ सकते हैं। दूसरा, चलिए, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया? एकदम किया, सब कुछ किया। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ये तो अधिकारों का हनन है। हम तो शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर सभा कर रहे थे, जनता
को सरकार के खिलाफ अपने विचार को व्यक्त करने का मौलिक अधिकार होता है। पर अंग्रेज सरकार क्या की, तो निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। कितने लोग मर गए, हजारों लोगों घायल हो गए और 400-500 लोगों की मृत्यु हो गई। ये तो आप जानते हैं। अधिकारों का हनन नहीं था। ये अधिकारों का हनन नहीं था तो क्या था, ये हमने यहाँ पर देखा। अब आगे हम चलेंगे। आगे है यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन, बताइएगा अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या इस तरह के लोगों को अपनी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता? नहीं, हमारा देश आज़ाद हुआ और बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखते हैं ना कि हमारे देश में अपनी जो है यहाँ पर अपने अपने कार्य किए जा रहे हैं, अपने अपने जो हैं यहाँ पर बिजनेस खोले जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे काम हैं जो खुद अपना काम करिए। अब अपने अपने, और सरकार क्या करती है, सहायता दे रही है कि हाँ ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो। यहाँ पर जनसभाएं हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, लोग बैठे हैं धरने पर, सबकी जो है बातें सुनी जा रही है। आपने देखा ना, आपने यहाँ पर देखा कि कृषि कानून कैसे वापस हो गया। ये क्या थी, ये तो सरकार की मांग थी, सरकार ने माना और ये काम हुआ। अब पचमा है, देखेंगे यदि उस समय भारत आज़ाद होता तो उसका अपना संविधान होता तो क्या इस तरह की घटनाएं को रोका जा सकता था? ऐसी घटनाएं ही नहीं होती। बिना दलील, बिना कोई काम किए, जो है संदेह के, आप उसको पकड़ के जेल में भर देंगे। ऐसे कानून तो क्या है, ऐसा कानून तो अभी तक भारत में नहीं बना है। ऐसी बात जो है अभी तक नहीं हुई है। ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती थी। आगे चलेंगे हम। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाले संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए, असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए एवं भारत के न्यायाधीशों को यूरोप तथा अन्य देशों तक इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। इसी बीच जो है घटी अन्य घटनाओं ने संविधान की मांग को जो है प्रभावित किया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने का स्पष्ट मांग रखी। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्य, याद रखिए ये पॉइंट पूछे गए हैं, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य सदस्य कब, तो 1928 में जो है यहाँ पर 1 मिनट, जो है 1928 में अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की और 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे। कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा। ये सारे जो है प्रावधान इसमें किए गए और समावेश इसमें किया गया। यहाँ पर आगे थोड़ा इसको समाप्त करके हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि डेट आपको याद रखना है 1931 कराची का अधिवेशन, जो है कांग्रेस अधिवेशन होता है कराची में। यहाँ पर देखेंगे 34 में क्या होता है, तो 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अतः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया संविधान सभा का गठन, तो दिसंबर 1946 में। बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जिसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अंतिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर याद रखना है कि प्रथम जो है अंतिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा
और उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए। किनकी अध्यक्षता में बनाए गए? तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। और कब बनता है यहाँ पर संविधान सभा का गठन कब होता है? तो 1946 में। और इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अध्यक्ष कौन बन गए? निर्वाचित अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष। बार बार ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन का पिटारा है ये। चलिए हम आपसे अब कुछ क्वेश्चन जो ऊपर में हमने छोड़े हैं इसको हम करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत ने संविधान को बचाने के लिए भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की? तो सबसे यहाँ पर आपने अभी तुरंत पढ़ा कि सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की जाती है। ऊपर में लिखा गया है, ऊपर में आपको अभी तुरंत देख सकते हैं कि 1920 में जो है स्पष्ट मांग, यहाँ पर ऊपर में देखिएगा 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेज सरकार भारत के लोगों को स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? यहाँ पर है क्वेश्चन कि अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? अगर मान लेती तो ऐसी यहाँ पर सरकार क्या करती? तो इसको छोड़ना पड़ता ना। भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान की मांग को मानने पर अंग्रेज को क्या करना पड़ता? भारत को छोड़ना पड़ता, क्योंकि विदेशी लोगों द्वारा अपने देश पर शासन कोई देशवासी स्वीकार नहीं करता, और इसीलिए अंग्रेज यह मांग ठुकरा रही थी। और जब यह मानी तो ये छोड़ के गई ना। 46 में मानी और छोड़ के गई 47 में। चलिए कुछ जानने योग्य बातें यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। याद रखिएगा कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। एवं उसकी प्रारूप समिति, जो कि आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। कितने सदस्य थे इस सभा में? संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य? 299 थे। और प्रारूप समिति के जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बनाए गए। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है। संविधान सभा क्या है? चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने का कार्य करती है। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने का कार्य करती है। और यहाँ पर अगला है कि भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि कब संविधान सभा जो है संविधान बनाने का कार्य शुरू करता है। तो संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू करता है, 9 जनवरी 1946 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा होता है। कब होता है? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूर्ण रूपेण हो जाता है। और यह लागू कब कर दिया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को 1950 को पूर्ण रूपेण जो है ये लागू होता है। ये याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण और 26 नवंबर को जो है थोड़ा सा लागू होता है, मतलब कम। और यह आपसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर जब लागू होता है तो भी यहाँ पर डेट उसके दिए गए। संविधान सभा का उद्देशिका या प्रस्तावना इसको आप बोलते हैं। क्या है ये? हमने अगले जो पिछले अध्याय में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर आप बताइएगा क्या है? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दीर्घ जो है संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखेंगे, मिति मार्ग से शीर्ष शुक्ल सतमी संबत 2006 विक्रमी को यह जो है अंगीकृत किया गया। याद रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है। आप किसी भी देश को देखते हैं तो किस रूप से, मतलब कैसा मूल्य होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन आप बताइएगा कि कैसा होता है, तो आप समझिएगा कि कोई भी देश है तो वहाँ पर आमतौर पर किस मूल्यों को शामिल करेंगे। लोगों की बातों को, आज़ादी, स्वतंत्रता, समता, यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर आपने मूल्य को देखा, सारे मूल्य जो हैं सभी से लिए गए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतंत्रात्मक, ये समाजवादी हैं, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, ये सारे के सारे जो हैं लिए जाते हैं, मूल्य शामिल किए जाते हैं। हम अब अगला पॉइंट देखेंगे, संविधान के बुनियादी मूल्य को। बुनियादी मूल्य क्या है ये? तो किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों की बुनियादी मूल्य, मतलब किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है जो उस देश के समाज के आदर्श हो रहे हो, जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हो और लोगों के बीच को खुशहाल बनाने में सहायक हो। भारत के संविधान के निर्माण के समय भी ऐसे ही आदर्शों को संविधान के मूल्यों के रूप में पहचाना गया। जिन आदर्शों को भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था, ये आदर्शों और विश्वास आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी भारत के लोगों के संघर्ष का मुख्य केंद्र रहे। इन मूल्यों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता प्रमुख मूल्य हैं। हमने ऊपर आपको बताया भी, ये सारे प्रमुख मूल्य हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्र, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं उसे जो है संविधान की उद्देशिका में लिखा गया। ये सारे मूल्य जो देख रहे हैं, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे के सारे जो हैं संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया और इसे जो है संविधान सभा द्वारा जो है स्वीकार किया गया और संविधान की उद्देशिका में इसकी मतलब प्रस्तावना में लिखा गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ हैं जो आप देखेंगे कि बच्चे क्यों खुश थे। अब यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन हम जो करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्यों खुश थे? बच्चे इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के होने से बच्चे खुश होते हैं। ये क्या है? धर्म। ये क्या है? समानता। ये क्या है? तो आप जो करते हैं, तो यहाँ पर स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो समानता है, हर कोई भाग लेता है उसमें। यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, शिक्षिका ने सभी बच्चों के विचार क्यों लिए? तो शिक्षिका ने सभी बच्चों के विचार इसीलिए लिए कि क्योंकि उन्हें एहसास हो कि सांस्कृतिक आयोजन में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, इसमें कोई छूटे ना। अगला कि कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो क्या होता? तो वो अपने अनुसार बनाती और यहाँ पर बच्चों की जो बातें, बच्चों की जो इच्छाएं हैं, वो क्या होती? वो दब जाती, बच्चे दुखी होते, भागीदारी बच्चों की उतना नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बच्चे अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र थे? तो हाँ, बच्चों ने यहाँ पर देखा कि बात जो है कहना, यहाँ पर स्वतंत्रता है। यहाँ पर जो है बच्चों की बातें स्वतंत्र रूप से की जा रही। ये अपने स्कूल की बातें यहाँ पर चल रही है चर्चा। और कार्य योजना बनाने में क्या सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर देखेंगे तो कार्य योजना में सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। इस अनुभव को आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में क्या समझ आता है, शिक्षिका से चर्चा कर सकते हैं। आपने जो अभी तक पढ़ा उसमें क्या आपको लगता है? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं
कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात अभिव्यक्ति को पूरा करना जो है उसका हक है। सरकार को बनाने के लिए सभी लोग वोट देते हैं और सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी लोगों को, ना इसमें जो है असमानता हो, इसमें सभी समानता आपको देखने को मिलती है। ये लोकतंत्र को हम अब पढ़ने वाले हैं। लोकतंत्र क्या? देखिए इसमें लिखा गया है, यहाँ पर समझिएगा कि भारत में आज़ादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी की समान भागीदारी हो। क्या हुई? तो भारत में आज़ादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी की समान भागीदारी हो। भागीदारी का यहाँ पर क्या अर्थ है? तो भागीदारी का अर्थ होता है कि इसको पढ़ने, यहाँ पर देखेंगे कि भागीदारी का क्या अर्थ होता है। इसको पढ़ने के लिए हम एक अनुभव पर विचार करते हैं। तो देखते हैं कि अनुभव क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्कूल जाती हुई बच्ची, पटना साहिब का ये जो है, और यह देख सकते हैं कि अरवल बिहार खेत मजदूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करती हुई महिलाएं। यहाँ पर बताना है, स्वयं करके बताइए कि पुस्तक में दी गई संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि इनमें संविधान की कौन सी स्वतंत्रता झलकती है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रही है? तो यहाँ पर आपको समानता दिख रही है, यहाँ पर आपको धर्म दिख रहा है, यहाँ पर आपको आज़ादी दिख रही है। इतने बातें आपको यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है कि ये तो हमने आपको बता दिया, जो झलक रही है बातें आपको यहाँ पर देखिए। एक मिनट में पुनः जो है आपको ऊपर उद्देशिका में लेकर चलते हैं। उद्देशिका को समझिए पहले। देखिए, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी परंतु निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ पर न्याय, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, सभा है, ये सारे हैं। ये सारे मतलब कि संविधान सभा है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको झलक रहे हैं कि ये जो है लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे मूल तत्व जो हैं, मूल बिंदु हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई यहाँ पर ये ड्रेस से कनेक्ट कर सकते हैं आप। और ये पटना साहिब देख सकते हैं, धर्म, ये आम सभा, स्वतंत्रता, अपनी बातों कहने की, समानता, समानता, ये सारी बातें हैं। अगला यहाँ पर दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है? यदि किसी भी व्यक्ति या सरकार के कार्यों से दूसरे के हित को खतरा पहुंचता है तो क्या ऐसी स्वतंत्रता समाज के हित में सीमित की जा सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं हो सकता। व्यक्ति के जिन विचारों से दूसरे वर्ग संप्रदाय को ठेस पहुंचने और उनके विचार जो है राष्ट्र की अखंडता को खतरा पहुंचाता है, उसे सीमित किया जा सकता है। इसको आप सीमित कर सकते हैं। जैसे कि अभी खालिस्तान, अभी देख रहे हैं ना, खालिस्तान की मांग कितना जो है पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया, अभी कहाँ रखा गया है, ये सब जान रहे हैं आप। यही है, अगर ऐसा खतरा है देश राष्ट्र के प्रति जो है, अगर अखंडता पर खतरा पहुंचता है तो इसको सीमित कर सकते हैं। इसके लिए उसे दंडित भी किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति या सरकार के कार्यों से यदि दूसरे के हित को खतरा पहुंचता है तो उसे सीमित करने के लिए देश की अदालत को वह जो है अपना दखल देती है। देश की अदालत अपना इसमें दखल देती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर अगला है कि यदि सारे कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है तो पूरा दिन लग जाता और किसी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाता तो बच्चों के कोमल हृदय को ठेस पहुंचती। शिक्षिका ने बच्चों की आम सहमति से 10 बच्चों की एक टोली का कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने की जो है भार सौंपा। एक कहानी का आंसर हमने ऊपर में पढ़ा था, क्वेश्चन हमने पढ़ा था, और यहाँ पर आंसर के रूप में आपको सब कुछ दिया गया है।
उन्होंने सभी बच्चों की बातें को सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। कार्यक्रम के चयन में सभी ने भागीदारी निभाई, इसलिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आयोजन का इंतजार कर रहे थे। ये सारे पॉइंट आपको जो है आप अपने जीवन की स्कूल के जीवन को याद करिए और ऐसी बातों को आप देखते हैं। अब देखेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार उस देश में निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता से। जरा सोचिए, यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से नहीं रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर बहुत कुछ बातें जो है इससे ढक दिया गया है। यहाँ पर जो है देखेंगे, हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेंगे, ठीक है? देखिए, असमानताओं को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर, याद रखिएगा कितना, 25 पैसे चंदा लेकर सभी को सदस्य देने और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। कितना? 25 पैसा मात्र। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के मूल्य को संविधान में उचित स्थान देने की कोशिश की गई थी। इस मूल्य को स्थापित करने के लिए संविधान में मूल अधिकारों व राज्यों के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कई जगह पर विशेष उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर हम ऊपर में पहले अब पढ़ लेंगे तब नीचे चलेंगे। यहाँ पर कुछ बातें कि संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और बताएंगे कि संविधान में कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया। हमने ऊपर में अभी अब तक पढ़ा है कि हमारे संविधान में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने का उल्लेख इसमें किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन कौन सी असमानताएं दिखाई दे रही। तो उदाहरण हम देखेंगे तो अपहरण के मामले में 4 लड़के गिरफ्तार होते, उनमें से श्याम एक धनी परिवार का इकलौता लड़का है। मजिस्ट्रेट सभी को एक ही सजा सुनाता है। एक गांव में स्थित मंदिर में कुछ खास समुदाय के लोगों को नहीं जाने दिया जाता। आपके पड़ोस के स्कूल में आपके छोटे भाई का नामांकन नहीं किया जाता है क्योंकि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा अंतिम ऑप्शन है कि किसी निजी नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप उसके क्राइटेरिया को नहीं भरते। तो ऐसे कुछ है। तो इसमें क्या आपको उदाहरण दिखता है? निजी स्कूल यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए, यदि किसी निजी नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आपकी पहुंच वहां तक नहीं है। यहाँ पर पेड़ भी काम करता है। आपकी वैसी क्वालिटी क्वांटिटी नहीं है, कि नापा तौला जाता है, बहुत कुछ बातों से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये बात समझिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहला यहाँ पर असमानता दिखाई देती है। कहाँ पर दिखाई देती है? समानता तो यहाँ पर आपको दिखाई देती है पहले में, और समानता कहाँ यहाँ पर दिखाई देती है? यहाँ पर दिखाई देती है, यहाँ पर दिखाई देती है। तीनों में असमानताएं आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो सुनाया गया, चारों उसमें चाहे जो भी हो, अपहरण के चारों जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें एक श्याम भी धनी व्यक्ति है, इकलौता बेटा है, लेकिन मजिस्ट्रेट सभी को एक सज़ा सुनाता है। तो यहाँ पर समानता है और समानता नहीं है। लेकिन धनी व्यक्ति के पास यहाँ पर देखिए ना, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और समानता नहीं है। और अगला जो देखते हैं कि यहाँ पर गांव में मंदिर में कुछ समुदाय को नहीं जाने दिया जाता, ये असमानता है। यहाँ पर समानता और असमानता दिखती है। धर्म के प्रति, उपासना के प्रति, धर्म और उपासना के प्रति स्वतंत्रता के अधिकार को यहाँ पर दिखाया गया है और समानता यहाँ पर दिखती है। तीसरा देखते हैं आप कि आपके पड़ोस में स्कूल कि आपके छोटे भाई की नामांकन नहीं किया जाता, तो इसमें भी आपकी असमानता दिखती है। दृष्टिगोचर असमानता दृष्टिगोचर होती है। आर्थिक असमानता
कि वो गरीब है, वो अमीर है, उसके पास रुपया नहीं है, उसके पास रुपया है। तीसरा देखते हैं कि किसी निजी नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप किसी खास समुदाय के हैं। यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर होगा क्योंकि आप किसी खास समुदाय के हैं। ऐसे भी होते हैं या आप क्राइटेरिया फिल करते हुए भी आपको नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जो है पैगाम, भ्रष्टाचार, बहुत कुछ बातें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप समझिएगा कि कह रहा है कि आप किसी समुदाय खास के हैं, तो इसलिए आपको निजी नौकरी में नहीं लिया जाता है। तो इसमें भी आपकी समानता जो है, जो समता की व्यक्ति का मतलब अवसर की समानता, जो आपका अवसर है, जैसे कि आप अभी नौकरी में जाइएगा, तो ये सभी को अवसर समान दिया गया है कि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दीजिए। आप जो है एग्ज़ाम देकर आइए, समान व्यक्ति होंगे आप। इसमें ऐसा कोई पैरवी नहीं होगा कि डायरेक्ट घुसा लिया जाएगा, डायरेक्ट नौकरी ले लिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम आगे अब चलेंगे। ओह! दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर भी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता के सिद्धांत के विरुद्ध क्यों नहीं जाती? अपनी शिक्षिका की सहायता से चर्चा कर सकते हैं। देखिए, यह समानता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजातियों को सदियों से दबाया जा रहा है। उन्हें दलित कहा जाता, उन्हें महादलित, उन्हें जो है क्या कहते हैं? गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी के द्वारा इसको क्या कहा गया? जो अपने आप को क्या मान रहे थे? हरिजन। हरिजन कहा गया। हरिजन मतलब नीचे जाति के लोग अपने आप को वो भी मान भी गए थे कि हाँ, हम मतलब दबे कुचले आदमी हैं। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जा रही है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? तो ये समानता के विरोध नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजातियों को सदियों से दबाया जा रहा है। उन्हें छात्रवृत्ति देकर अन्य वर्गों के समकक्ष लाने की कोशिश समानता के सिद्धांत के ही अनुकूल है। और दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे, अपने स्कूल में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी एकत्र कीजिए। ये योजनाएं क्या हैं और क्यों चलाई जा रही हैं? आप देखते हैं ना कि योजनाएं, साइकिल योजना है, छात्रवृत्ति योजनाएं, पोशाक योजनाएं, ये क्यों? क्योंकि समानता, समान सभी आ जाए, सभी, जिसके पास रुपया है, जिसके पास नहीं है, वो भी आएगा स्कूल। जिसके पास किताब खरीदने के रुपये नहीं है, उसको किताब फ्री में दी जाएगी, वो भी आएगा स्कूल। ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। छात्रवृत्ति की योजनाएं तो आप जान ही रहे हैं। अब सामाजिक न्याय को हम पढ़ेंगे। तो भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के पिछड़े हुए वर्गों को समाज के बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश है, ताकि कई हजार सालों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान में कई कानून बनाए गए, यही है। और यहाँ पर जो है देखेंगे कि कुछ बातें हैं अभ्यास की। तो इस प्रकार से आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है, आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। और यहाँ पर कुछ जो है सदन है, सदन को जो है हर धारा की आलोचनात्मक तरीके से विचार करने एवं विकल्प सुझाने, संशोधन के सुझाव देने और निरस्त करने का अधिकार है। ये समझ गए? और यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ बातें हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। अभ्यास के ये सारे प्रश्न हैं और जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है कि कुछ बातें, यहाँ पर बहुत किताब गड़बड़ है भाई, यहाँ पर चर्चा करनी है। और यहाँ पर जो है देखिए कुछ बातें हैं जो कि मूल अधिकारों की कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों पर तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दोनों विचार धारों में काफ़ी बहस हुई और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसे एक अच्छा माध्यम मार्ग माना गया, जो विचारधाराओं के लोगों दोनों विचारधाराओं के जो
कि उसकी दो विचारधाराओं को लोगों ने सिर्फ एक देश के मूल अधिकारों का अध्ययन नहीं किया, बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मूल अधिकारों का अध्ययन किया और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक संभव हो उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए तथा जिन्हें उचित माना जा सके, और इन बातों को इन सदन में मतभेद जो है इन बातों पर इस सदन में मतभेद में हो सकता है, लेकिन ऐसी बातों को यहाँ पर रखा गया और हर बातों को सोच समझकर और जो है विचार विमर्श करके इन बातों को संविधान सभा के समक्ष रखा गया और संविधान में जोड़ा गया। और कुछ भी बातें ऐसी हुई तो आलोचनात्मक जो है दृष्टिकोण, बहुत सारे तरीके अपनाए गए, विचार किए गए और जो है विचार करके उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके जो है बातें जो है रखी गई। ये सारे बातें जो हैं यहाँ पर जो भी लिया गया है संविधान में, आप देखते हैं कि हर देशों से कुछ न कुछ लिया गया है, तो उस पे भी जो है संशोधन किया गया, सभी बातों को रखा गया और सभी बातों को जो है रख कर विचार विमर्श करके आलोचना भी हुई और सभी को एक जो है संविधान सभा में रखकर उसको पास क्वेश्चन कुछ देखेंगे तो लिखा गया कि संविधान सभा की मूल अधिकारों की समिति में कौन-कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे। तो यहाँ पर 2 विचार थी, हमने देखा ऊपर में 2 विचार थे और 2 विचार में क्या था, एक विचारधारा मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके और इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरा विचारधारा क्या था? दूसरा विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें जो है आधारभूत माना जा सके। तो इस प्रकार से आप इसको देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत हैं और क्यों? देखिए, प्रथम तो यहाँ पर बात रखना है कि कोई भी विचार, क्योंकि यह विचारधारा जो है लोगों के अधिक से अधिक अधिकार देने के पक्षधर है और जिन्हें अदालत की सुरक्षा सीधे-सीधे प्राप्त होगी, इसीलिए जो है प्रथम विचारधारा बहुत ही अच्छा है। और तीसरा है कि संविधान सभा में सदस्य किस तरह के किसी निर्णय पर पहुँचते हैं, गद्यांश के आधार पर अपने शब्दों के उत्तर लिखें। तो देखिए, कोई भी अगर बहस हो रहा है, तो संविधान सभा में क्या होता है, काफ़ी बहस होता है और अंत में जो है आप किसी मुद्दे पर पहुँचते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, जिसके तहत जो है अच्छा मध्यम मार्ग माना जाता है, जो बीच का रास्ता होता है। तो इस प्रकार से आपका ये होता है चैप्टर समाप्त। ठीक है? तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर देखिएगा कुछ जो है समता मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, इसको हम कर देते हैं। कुछ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो बातें हमने यहाँ ऊपर पढ़ी थी, सारी बातें आपको हमने यहाँ पर बता दी थी, इसलिए इसको छोड़ रहे थे। तो पहला है कि समता का मूल्य और सामाजिक न्याय। तो समता मूल्य क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन, निम्न वर्गों व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा, ये समता मूल्य है। सामाजिक मूल्य क्या है? तो अनुसूचित जाति जनजातियों को जो है छात्र छात्राओं को आवास की व्यवस्था, मुफ्त पुस्तक देना, छात्राओं को साइकिल देना, खास ज़रूरत वाले लोगों को विशेष सुविधाएं जैसे कि रैंप बनाना, वृद्धा पेंशन देना, पहियों का जो है उपलब्ध करवाइए, अच्छे जो हैं दिव्यांग लोग हैं उनकी बातों को समझिए। अब यहाँ पर जो है गद्यांश है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है ऊपर वाले को हमने छोड़ दिया था, गद्य था, नीचे वाले को हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पर है कि संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन 8:30 बजे शुरू हुई और जो है माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा की अध्यक्षता की। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इस सभा में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। समिति में 2 विचारधाराएं थी। बड़ी तादाद में विख्यात वकील थे जो बहुत बारीकी से हर वाक्य, हर शब्द, यहाँ तक कि विराम और अल्प विराम की जांच कर रहे थे। ये दोनों विचारधाराएं 2 अलग-अलग दृष्टिकोण से मामले को देखती थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के
इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके और इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। और दूसरा विचारधारा क्या था? तो दूसरा विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन आधा पढ़ा था, आधा ऊपर वाला हमको लगा नहीं है, जो कि कहानी था, लेकिन कहानी में ही सारी बातें हैं, तो इसको पुनः हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा विचारधारा क्या था? तो यहाँ पर जो है कुछ बातों को सीमित रखें और आधारभूत माना जा सके। और दोनों विचारधाराओं में काफ़ी बहस हुई और अंत में जो है एक बीच का रास्ता निकाला गया, जिसे एक अच्छा मध्य मार्ग माना गया। दोनों विचारधाराओं में जो है कई के लोगों ने सिर्फ एक देश के मूल अधिकारों का अध्ययन नहीं किया, बल्कि जो है दुनिया के लगभग जो है हर देश के मूल अधिकारों का अध्ययन किया था। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक संभव हो कि उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। ठीक है? इन बातों पर सदन में जो है मतभेद हो सकता है और मतभेद होता है तो इस विचारधारा में जो आलोचनाएँ भी होती हैं, उसमें जो भी सुझाए जाते हैं, कुछ संशोधन किए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, निरस्त भी जो है करने का अधिकार संविधान को है। ये सारी बातें थे। ठीक है? तो हमने इसको भी पढ़ लिया और यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसको आप एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान की महत्वपूर्ण क्यों है? आपने यहाँ पर देखा नियम कानून कायदे होने चाहिए, जैसे कि घर में आप नियम कानून कायदे होते हैं, इसी प्रकार से। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ऊपर हमने सभी के सभी कर लिए थे। सभी वही सारे क्वेश्चन हैं, तो इस प्रकार आपका अब चैप्टर समाप्त होता है। जो भी छूटा था हमने कर लिया। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।